और आज के दिन आपको जान के अचंभा होगा कि मेरी पथरी निकालने के बाद पूरी पित्त की थैली भरी हुई थी। मेरी पथरी निकालने के बाद कम से कम 100-150 लोगों की और पथरी निकाल चुका हूँ। पित्त की थैली मेरे को विष्णु का रोल किया था मैंने। अच्छा जी। तो विष्णु का रोल जब किया उसमें बलारा जी भी थे और बलारा जी और हम इकट्ठे ही थे शूटिंग पे, पुष्पा जी भी थी। तो जब मेरा गेटअप देखा तो बलारा जी बोले कि जीतू मेरे कहने से तू ये विष्णु वाला एक फोटो अपना निकाल लेना और ये लगा लेना। ये मेरे को मतलब जो आज तक मैंने कभी भी विष्णु का रोल कहीं भी देखा है ना, बॉलीवुड के उनमें भी देखा है, तो मेरे को सबसे अच्छा गेटअप मतलब विष्णु का। मेरे अच्छे मित्र हैं राम महिला जी, राइटर हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो वो एक बार इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने स्पेशल वहां पे डिमांड की कि भाई एक बार जीतू को बुलाओ अगर लाइन पे आ जाते हैं तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि भाई आपको राम महिला जी याद कर रहे हैं और अभी लाइव जुड़ जाओ। तो मैं लाइव जुड़ गया। लाइव जुड़ने के बाद महिला जी बोले कि बोला भाई मैं जो अपनी लेखनी पे टिप्पणी करने के लायक जो मानता हूं तो हरियाणा में 2 ही लेखक हैं जिनको मैं अपनी लेखनी पे टिप्पणी कर सके इस लेवल का मानता हूं। एक रामकेश जी का नाम लिया जी, भाई हैं अच्छे, काफी अच्छा लिखते हैं, मैं भी उनकी लेखनी से प्रभावित हूं। और दूसरा उन्होंने मेरा करता नाटक वो सबसे ज्यादा फेमस था मेरे ख्याल रंगीला बट्टेऊ। रंगीला बट्टेऊ बिल्कुल। हाँ रंगीला बट्टेऊ के नाम बलहारा जी ने भी मेरे डायरेक्शन के अंडर में काम किया हुआ है। बलहारा जी का आपने जिक्र कर दिया, देखो पूछना तो नहीं चाहेंगे लेकिन आप ज्यादा उनके क्लोज रहे हो। बलहारा जी का नेचर कैसा था? या टीम हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले जितने हमारे दर्शक साथी हैं सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर रविंद्र भाई की तरफ राम राम भाई। आज फिर आगे हाँ एक छुपिया रुस्तम कैस कहा इनने, क्योंकि हम जब छोटे छोटे थे ना उस टाइम दिखा करते कि जो अपने टीवी हम नाटक आते केवल का दौर था, आजकल डिश आ गई उन पे मेरे ख्याल से देखना बहुत कम मिला है। लेकिन जब केवल का दौर था ना उस टाइम टीवी आप अपने आते हरियाणवी नाटक जिनमें आप नरेंद्र बलारा जिन देख सको हो बहुत से साथी कलाकार थे। तो उनमें एक हस्ती बैठे अपने पास में जीतू लो सब्जी गांव जानेंगे तहसील जाने सारी चीज के बारे में पूछेंगे भाई। वो दौर एक ऐसा था उस टाइम है ना, एक मतलब जब टीवी में नाटक आते आदमी कितना चाह होया करता भाई इस टाइम फलाने का नाटक आओ हम देखांगे। एक सीरीज आ रही कदे क्या है नाटक कदे क्या है, और वो दौर भी इनका खत्म हो लिया भी ये कलाकार एकदम छिप गए मार्केट में थे। तो बात करेंगे भाई क्या सिस्टम रहा क्यों छिप गए, वो टाइम था एक अलग था। ये आजकल यूट्यूब का जमाना है, ये तो एक और बढ़िया बढ़ता चढ़ता जमाना है, इसमें आदमी जल्दी फेमस हो है। तो के कान है जो भाई आज अपने घर बैठे हैं टाली। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, सारे दर्शकों ने भी राम राम। और अच्छा तो एक बार पहले तो आपका गांव जिला तहसील उसके बारे में बताओ। अपना गांव है भाई गांव मालकोस। हाँ जी। जिला पहले भिवानी होता था, अब ये दादरी के अंदर आ गया है। चरखी दादरी में? हाँ चरखी दादरी में आ गया। तो परिवार की बात करेंगे, आपके परिवार में कौन कौन है जी? अपने परिवार में है माँ है, पिताजी हैं और 3 भाई हैं। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, गुड़िया है, एक लड़का है। ये परिवार के बारे में भाई साहब ने बता दिया। अब बात करेंगे पढ़ाई के बारे में कि पढ़ाई कितनी कर रखी है? पढ़ाई आपने कितनी कर रखी है? पढ़ाई मैंने कर रखी है +2 करके, और मैं फिर तुरंत मतलब उस टाइम ऐसा ये दौर था कि भाई जल्दी से जल्दी बच्चा कामयाब जब माना जाया करता जब मतलब कितने न कितने सेट हो जाता जी। और घर वालों का भी ये होती कि भाई जल्दी से जल्दी मतलब कहीं ना कहीं सेट होना चाहिए। तो +2 करते हैं फिर एक ऑफर आ गया कि भाई सीमेन के लिए मतलब कोर्स है और उसमें चांस है। तो सीमेन का कोर्स करके और फिर सीधा यहाँ से 12वीं करते करते सीधा दुबई शारजा के लिए अच्छा। रवाना हो गए। वहां पे किया 6 महीने तक मतलब काम किया, लेकिन उसके बाद सेहत इतनी बिगड़ती चली गई। अच्छा दुबई में आप रह के आए हो? हाँ दुबई में चला गया था मैं काफी साल पहले, लगभग 98-99 में। ठीक। तो वहां पे फिर सेहत गिर गई। सेहत गिरने की वजह से, और सेहत भी कैसे गिर गई कि वहां पे जैसे अपने खाना जो होता है वो अनाज नहीं होता यहाँ वाला। अच्छा अच्छा। वहाँ केवल चावल या फिर बीफ वगैरह चलता है। ठीक। और शुरू से ही ये समझ लो भाई थोड़ा आर्य समाजी टाइप का परिवार था, तो बीफ से तो काफी दूर रहते थे।
अब अकेला चावल है वो फिर हमने कभी खाया नहीं ये पहले, बात तो खाना मतलब खाना पीना सूट होया नहीं हाँ देगा सूट अपना। नहीं होया, और उसके बाद फिर वापिस आना होगा वापिस अपना। आना पड़ गया तभी। तो कोई भी है भाई कलाकार तो हर एक है, किसी में किसी चीज की कला, किसी में किसी चीज की कला है। आपके अंदर ये जो नाटक में फिल्मों में काम करने की कला थी, या कैसे एक उजागर हुई अपने भीतर में? ये शुरू से ही जैसे काफ़ी मतलब बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा जी। तो किताबें पढ़ते-पढ़ते फिर ये हो जाता कि भई मतलब मेरी शुरू में ही 5वीं क्लास में हिंदी इतनी क्लियर थी हम्म कि दादाजी जैसे मेरे को वो पत्रिका आती थी आर्य समाज की, हम्म। तो उनको दे के और ये कहते भई इनको सुनाओ पढ़-पढ़ के। जी। और काफ़ी सारे बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते, 10-15 बुजुर्ग इकट्ठे होके, हम्म और फिर वो सुनने लग जाते, भई बच्चा खबर सुना रहा है, भई पढ़ के हम्म सारी। तो जैसे एक न्यूज़ प्रवक्ता बोलते हैं ना, इस तरह से मेरी कितना भी टफ जो वर्डिंग होती थी ना, वो हम्म। सारी मैं बिल्कुल क्लियर बोलता था, और लोगों को अचंभा होता था कि एक 5वीं, चौथी 5वीं का बच्चा और इतनी क्लियर हिंदी बोलता है। ये बात। तो वहां से ही मतलब क्या हुआ फिर, जैसे पकड़ होती चली गई हाँ। उस पे, हिंदी पे, और वहीं से फिर थोड़ा बहुत लेखन में भी रुचि बढ़ गई। तो मेरी शुरुआत लेखन से ही है। ठीक। तो मतलब आपने गाने लिखे हैं, जो अपने हरियाणवी नाटक फिल्म है उनकी स्टोरी लिखी है, हाँ, क्या लिखा आपने? मैंने लगभग कोई भी चीज़ छूटती नहीं है मेरे से। मैंने हम्म गाने, हम्म रागनी, हम्म गज़ल, हम्म कविता, हम्म। जिंगल जिंगल। और स्टोरी वगैरह, मतलब जितना भी लेखन का कार्य होता है ना, वो सारा मैंने मतलब अपना मेरा मार्केट में आया हुआ है ना, कि वो छुपा रुस्तम लिखा होता है। वो तो मेरा काफ़ी सारा मैटर पड़ा है, छुपा हम्म। हुआ जो है। हाँ हाँ। लेकिन मार्केट में भी मेरी हर चीज़ आई हुई है, स्टोरी भी आई हुई है। स्टोरी है मेरी, जैसे वारिस कौन फ़िल्म थी एक हाँ भ्रूण हाँ, हत्या के ऊपर। आई थी। हाँ, तो उसमें लगभग सभी कलाकारों ने, काफ़ी अच्छे-अच्छे कलाकार थे, जोगेंद्र कुंडू भाई साहब थे, हम्म। और अनामिका बाबा जी थी, और ये थी, काफ़ी कलाकार थे, शिव कुमार रंगीला था। आपने एक चीज बताई थी कि भाई गाने लिखे हैं हुँ। और रागनी लिखे हैं, भजन लिखे हैं, गजल भी लिखी है, और आपने जिंगल का जिक्र करा है, ये जिंगल क्या चीज है? ये जिंगल होता है जैसे स्लोगन बोलते हैं ना किसी चीज़ का, हाँ तो उसका जैसे अभी जो एडवर्टाइज़मेंट आती है, इसमें हाँ छोटी-छोटी 2 लाइन, 4 लाइन का एक ट्यूनिंग सी होती है हाँ उसको हाँ। बताने के लिए, तो उसको जिंगल बोला जाता है। आज के लगभग जो राइटर हैं, मान लो नए राइटर हैं, इनको जिंगल के बारे में नहीं पता। ठीक। तो जिंगल ये चीज़ होती है कि जो एडवर्टाइज़मेंट का जो स्लोगन होता है ना, वो कोई एक किस्म से कोई जिंगल। भी एग्जांपल के तौर पर कोई छोटा मोटा कोई बोल कर दिखा दो एक बार। जैसे ये होता है ना, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल-खिल जाए, ठीक। वॉशिंग पाउडर निरमा, तो ये जिंगल है ठीक है, उसका। ठीक ठीक ठीक। ये बात। हाँ। तो अपने एक बार सबसे पहले तो भाई जितने भी अपने वीडियो देखेंगे और राइटर भाई साहब है, जितने भी लेखक हैं, आप जिंगल का मतलब समझ लो कि जिंगल क्या चीज है, क्योंकि हमने भी नहीं पता था, भाई साहब नाते मारता बताई थी। और खास दोबारा रिपीट में इसलिए पूछा कि एक बार आप लोगों ने पता लग जाए जिस भाई ने ना बेरा हो। तो एक बात करांगे पुराने टाइम की आपके की, जो शुरुआती दौर सा था, तो उस टाइम आपके नाटककार थे, फिल्मकार थे, हुँ। किन किन कलाकारों ने आपकी गले, आपने उनके कलाकार गले काम करे? उस दौर के लगभग सभी कलाकारों के साथ काम किया है। जैसे शुरुआत में ही मेरा पहला प्रोजेक्ट था, खानदानी वैर हम्म। फ़िल्म के थ्रू मैं एक्टिंग लाइन में आया था, उससे पहले लेखन चल रहा था जी। मेरा। तो उसमें मेरी पहली फ़िल्म में ही जैसे प्रवीण कुमार जी हैं, जो महाभारत में सीरियल में जो इसका भीम का पार्ट लिया था, जी, प्रवीण कुमार जिनका नाम प्रवीण है। कुमार जी। अच्छा, अच्छा। तो वो मेरी पहली फ़िल्म में ही मेरे वो थे, मतलब मैं हीरो था, हुँ, हुँ। और ऐज़ ए वो विलेन के तौर पे उन्होंने तो काम ये किया जो था। आपकी फ़िल्म थी जो पहली, ये अपने हरियाणा लेवल पे थी या कि अपने पूरे इंडिया के लेवल पे वो थी? हरियाणवी भाषा की थी। उसके बाद जैसे वारिस कौन थी, ये हाँ, हिंदी लेवल की है, लेकिन वो हरियाणा लेवल की थी, खानदानी वैर, उसमें सारी लैंग्वेज हरियाणा की यूज़ हुई थी। जी। भाई पहला इंटरव्यू है और पहले इंटरव्यू में बहुत पुराने कलाकार, क्योंकि जो अपने पुराने कलाकार हैं जो टीवी में देखा करते, आज इस टाइम चाच डार था, उस लाइन के पहले कलाकार का इंटरव्यू ना, तो आजकल जो नए-नए आ रहे इंस्टा पे भी यूट्यूब पे भी देखो हो, इनके तो बहुत सारे इंटरव्यू हैं, लेकिन इस लाइन का पहला इंटरव्यू आज चल रहा है।
मैं न्यू कहूँगा शेयर करियो जितना हो उसके, क्योंकि ये ना छुपे रुस्तम हो लिए, पहले देख लिया देखने कितने मिलते ही नहीं। और उसके बाद जैसे पहली फिल्म से ही ये प्रवीण कुमार जी के साथ काम करने का मौका मिला और काफी कुछ सीखने को मिला उनसे। जी जैसे वो तो काफी स्थापित कलाकार थे, भाई फिल्मों में भी आए हैं जी महाभारत के बाद, बिल्कुल आए। तो वहां से काफी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर नरेंद्र बलारा जी के साथ काफी काम किया। टी सीरीज में भी मेरी मान लो बलारा जी के साथ जो प्रोजेक्ट था हम्म। वो टी सीरीज में आया है। अभी कुछ दिन पहले ही देख रहे थे बच्चे, देख रहे थे अच्छा अच्छा। यूट्यूब, तो हम्म। वहां से निकाला तो बोला पापा जी ये आप हो। हम्म। तो तब मेरे को पता लगा कि वो प्रोजेक्ट था भक्ति का था वैसे हम्म। तो। उसमें लगभग 35 लाख क्रॉस कर चुका है वो वेवर। बहुत बढ़िया। हाँ। वो जी वो जमाना आपका जा लिया जो टीवी कहा करता, टीवी हम्म। दिखाते अपना गो जहाँ फोन और सबका मुड़ा ही लिखड़ा हुआ है। तो फिर आप ये भी इस जमाने में आकर इतने पीछे किस तरह रह रहे हो? और कौन सी पहले तो यही बताओ कि आपने और कौन सी फिल्म में काम करे है? मैंने कॉमेडी नाटक था मेरा मामला गड़बड़ है, हाँ जी। जो लकी स्टार से आया था। उसमें थी एक अभी फेमस आर्टिस्ट है, डांसर है, हम्म। मोनिका चौधरी। हम्म। तो उनके साथ उस नाटक में काम किया था। जोगेंद्र कुंडू जी हैं, जी। वो भी इस नाटक में थे। तो काफी हंसी मजाक का बढ़िया था वो। लेकिन कंपनी जैसे कोई अच्छी फेमस कंपनी ना होने की वजह से वो काफी कुछ मार्केट में था लेकिन हम्म। कम चला। सीडी का दौर था। जी। लकी स्टार थी, कोई सोनीपत की कंपनी थी, तो उसमें आने की वजह से वो थोड़ा दबया रह गया। हालांकि काफी अच्छी कॉमेडी थी उसमें, बहुत बढ़िया। जिसने भी देखा उसने काफी सराहा उसको। तो फिर ये अगली बात का जवाब दो, किस मतलब क्यों कर पीछे रह गई दोबारा? पीछे क्या है कि भाई हरियाणा में जो काम होता है ना लगभग, हाँ जी। तो वो चेहरा को जैसे बम्बई में काम होता है ना, हाँ हाँ। वो देखते हैं कि भाई इस रोल के लिए कौन चेहरा फिट होगा, हम्म। तो वो चेहरे के दम पे काम देते हैं। जी। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट किया था सुपरलाइन का, हम्म। तो उसमें मेरे को विष्णु का रोल किया था मैंने। अच्छा जी। तो विष्णु का रोल जब किया, उसमें बलारा जी भी थे और बलारा जी और हम इकट्ठे ही थे शूटिंग पे, पुष्पा जी हम्म। भी थी। तो जब मेरा गेटअप देखा तो बलारा जी बोले कि जीतू, मेरे कहने से तू ये विष्णु वाला एक फोटो अपना निकाल लेना और हम्म। ये लगा लेना। ये मेरे को मतलब जो आज तक मैंने कभी भी विष्णु का रोल कहीं भी देखा है ना, हम्म। बॉलीवुड के उनमें भी देखा है, हम्म। तो मेरे को सबसे अच्छा गेटअप मतलब विष्णु का आपका लगा है। क्या बात। तो अब उसके बाद भोले की एल्बम की, भोले का भी गेटअप मेरे पे इतना गजब जचा था कि जब हम हरिद्वार में शूटिंग करने के लिए गए हुए थे ना, तो हम्म। मैं भोले के गेटअप में था। मेरे को आर्टिस्ट थी मेरी, जैसे पूजा हुड्डा जी थी हाँ उसमें, हाँ। जो आजकल प्रदीप बुरा जी के साथ उनकी हाँ शादी हो जी। चुकी है। तो वो तब नई नई आई थी इस लाइन में, उनके साथ और अंजलि राघव जी के साथ इकट्ठा एक ही एल्बम में। हम्म। और एक यूपी से थी आर्टिस्ट अंजू सागर। अंजू सागर। तो तीनों ही एक ही एल्बम में मेरी मतलब मैं भोला बना हुआ हूँ, वो जी। तीनों पार्वती बनी हुई है अलग क्या बात। अलग सॉन्ग्स में। तो भोले का गेटअप इतना अच्छा था कि जब हम हरिद्वार में शूटिंग कर रहे थे ना, तो हम्म। कुछ बूढ़ी बूढ़ी औरतें आई हम्म। और आते ही मतलब पैर छूने लगी। तो मैंने कहा अरे मतलब क्या कर रही हो हाँ। ताई जी, पाप चढ़ा रही हो? हम्म। बोले भाई पाप नहीं, मतलब हम्म। एकदम साक्षात भोले के दर्शन हो रहे हैं क्या हमें, तो बात है। आपका गेटअप इतना बढ़िया जच रहा है। मतलब उनको तो गेटअप से ही तो मतलब नहीं हम्म। था, लेकिन वो कह रही थी कि भाई हमें लग रहा है जैसे हमारे सामने साक्षात भोले जी खड़े हैं। तो देखो अगर मतलब गेटअप के ढंग से, फेस के ढंग से अगर काम मिलता, तो ये जो मान लो जब बल्हारा जी जो इतनी अच्छी पकड़ थी, इतने जी। लंबे समय तक काम किया, जब उन्होंने उस गेटअप को सबसे बेस्ट बताया था और भोले का जो गेटअप था वो भी इतना बेस्ट था, उसके बाद मेरे को कभी भोले का और उसका विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान का, इनके गेटअप का कभी ऑफर ही नहीं आया। तो तो आप यहाँ इसने क्या समझोगे, वो मतलब अच्छा ना होया कि आप अपने? नहीं, अच्छा था, हाँ। लेकिन क्या है कि मैं यही बात दोहरा रहा हूँ कि यहाँ फेस को देख के काम नहीं होता, यहाँ यूनिट में काम होता है। जी। अब यूनिट में जैसे 10-20 आर्टिस्ट हैं, हम्म। तो उन्हीं में से वो काम चलाते हैं कि हाँ भाई चाहे कैसा भी लगो, लेकिन हमें ये इसको भोला बनाना है, इसको ये मतलब गणेश बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको वो बनाना है। वो ये नहीं देखते कि इसके अंदर हमने आज तक जो प्रोजेक्ट देखे हैं, उनमें से हम उसको बुलाएं ताकि हमारा ये रोल सजे। बिल्कुल।
तो वो यूनिट वाइज काम होता है, तो यूनिट के थ्रू काम होता है, तो फिर वो उसमें फिर हमारी यूनिट में दोबारा ऐसा काम करने का मौका नहीं, दूसरी किसी यूनिट ने मतलब रोल कोई ऑफर नहीं किया। तो फिलहाल जो अपने सिस्टम चल रहे भाई, हरियाणवी गाने भी आए हैं, नए नए मॉडल आ रहे हैं, एक्टर आ रहे हैं, तो क्या उनका भी कदम मैसेज कॉल आपके पास में आया नहीं कि भाई हम इस चीज पे काम कर रहे हैं, आपने आना है नहीं आना है? नहीं, काफी सारे आते हैं, राइटिंग के तो बहुत सारे आते हैं। अच्छा उमेश जी। वर्मा जी हैं, उन्होंने पीछे भी मतलब कई बार बोला है, जो अरविंदर मलिक जी के लिए गाते हैं, हाँ हाँ। तो उन्होंने भी कई बार बोला कि जीतू कोई लेखनी दे अच्छी सी, और उन्होंने किया भी है काम काफी सारा। ठीक। आते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ा मैं, अब आप ये कहोगे कि भाई जो फुहड़ता का दौर है ना, हाँ हाँ। वो असली लेखनी को ले बैठा। ये बात। अब इसमें क्या है कि जो लोग ये बोलते हैं कि डीजे हिट चाहिए, उसके बिल्कुल लिए आप कैसी भी वर्डिंग यूज करो, डीजे पे बजना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारी लेखनी की ये थी कि भाई हमने कभी सभ्यता से हटकर काम नहीं किया, ना करना भी नहीं एक्टिंग चाहिए। में और ना कभी लेखनी में। तो आपने स्टार्टिंग से ही मेरे ख्याल से एक चीज सोची होगी कि भाई जितना हो उसको उतना अच्छा ही करने की सोचा। देखो क्या है कि मैंने शुरुआत से ही बताया कि यार ये समाज परिवार से जुड़े हुए थे, तो जैसे खान-पान का भी ये था कि भई हम मांस मिट्टी से हाँ तो जी। एक किस्म से दूर से ही नफ़रत होती दो। थी, और वल्गैरिटी से तो इतनी वो होती थी, बहुत ज़्यादा नफ़रत होती थी। और तभी इस कारण ही मतलब आजकल दौर चल पड़ा फूहड़ता का, और हम इसीलिए पीछे रह गए क्योंकि हमने फूहड़ता का दामन नहीं थामा। ये बात। इस तरह अच्छा मतलब ये सोचा कि भाई पीछे ही ठीक है आप अपने। बिल्कुल, हम हम्म। देखो कल को चलो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये पीढ़ियों के लिए आगे तक चलती हैं, ये नहीं है बिल्कुल कि जी। भई आज बना दिया कल लुप्त होगी। सीडी तो भई चली जाती थी, आती थी, लेकिन यूट्यूब पे जो मैटर पड़ गया, वो मैटर तो यूँ समझ लो एक किस्म से पीढ़ियों के लिए हो गया। बिल्कुल जी। अब कल को हमारे बच्चे देखें, हमारे परिवार के और लोग देखें, और उसमें हमने केवल काम ऐसा करना है कि कल को हमें किसी के सामने भी नज़र नहीं झुकानी पड़े। बिल्कुल। देख लो भाई जितने भी हमारे हरियाणा के आजकल ये इंस्टाग्राम पे भी मतलब फूड तक के कत्ती मतलब गंद तार रखा है। और एक अपने पुराने आर्टिस्ट कितने अच्छे विचार है कि मैं सीखने मिलेगा तुमने के यार के न भाई पसंद करने या कोई ना था को इनके नाम पे तो भीड़ लग जाए थी टीवी पे टाइम टिक जाते लोग अगर टीवी भी नहीं हारते लेकिन दूसरा पड़ोसी आ जाते कह रहे फलाना का नाटक होगा भाई। तो आप इन जो आजकल के नए कलाकार हैं जो ये फूड अपने नता रखे हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे इन बात पर? उनको यही कहूँगा, एक बार थोड़ा एक रोचक सा तथ्य बताता हूँ, वो हालाँकि उसमें आया हुआ भी है, हम्म। न्यूज़ पे चल रहा था। जी। तो जब काम करते हैं ना, हम्म। काफ़ी अच्छा काम करते हैं और उसको कोई पब्लिसिटी नहीं मिलती, तो एक बार मन दुखी होता है। जी। मेरे अच्छे मित्र हैं, राम इरमैला जी, हम्म। राइटर हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो वो एक बार इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने स्पेशल वहाँ पे डिमांड की कि भई एक बार जीतू को बुलाओ अगर लाइन पे आ जाते हैं तो। हम्म। तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि भई आपको राम इरमैला जी याद कर रहे हैं और अभी लाइव जुड़ जाओ। हम्म। तो मैं लाइव जुड़ गया, लाइव जुड़ने के बाद मैला जी बोले कि बोला भई मैं जो अपनी लेखनी पे टिप्पणी करने के लायक जो मानता हूँ, तो हम्म। हरियाणा में 2 ही लेखक हैं, हम्म। जिनको मैं अपनी लेखनी पे टिप्पणी कर सकें इस लेवल का मानता हूँ। जी। एक रामकेश जी का नाम लिया, जी। भाई हैं अच्छे, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, मैं भी बिल्कुल उनकी बहुत लेखनी बढ़िया से है। प्रभावित हूँ। और दूसरा उन्होंने मेरा नाम लिया। ठीक। तो बोले जीतू भाई ये बताओ कि इसमें मेरी लेखनी में कहाँ चूक है, क्या हम्म। नहीं है? मैंने बोला कि मैं शुरू से ही आपकी लेखनी का अच्छा फ़ैन हूँ। हालाँकि मेरे से बाद में लेखनी शुरू की है उन्होंने, लेकिन देखो मैं जूनियर सीनियरिटी को तो कभी मानता ही नहीं। जी बिल्कुल। कोई एक चीज़ भी लिखे और वो भी ऐसी लिखे कि भई जिसको सितारों तक जाए वो चीज़, आसमान छू जाए, तो वो चीज़ अच्छी होती है। बिल्कुल जी। और अच्छाई को अच्छा ही कहना, चाहे वो एक छोटे बच्चे ने लिख रखी है या बड़े ने लिख रखी है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल। कोई संकोच नहीं है मेरे को। तो मैंने कहा कि मैं आपकी लेखनी का शुरू से फ़ैन रहा हूँ, हम्म। आप बहुत अच्छा लिखते हैं। और इसमें तो ये लगा लो कि आपने एक गाना डेडिकेट किया है ये, वो था शहीद की सुहागन के नाम से। जी। तो ये गाना एक किस्म से दिल को छू रहा है, और आपकी सोच उससे भी ज़्यादा छू रही है कि आपने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जब लोग डीजे की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई मतलब किसी को वल्गरता, फूहड़ता फैला रहा है। जी। जी।
आप जब इतनी अच्छी सोच लेके आए हो, उस चीज़ को सलाम करता हूँ। तो वो बोले कि भई अभी इसके 27,000 व्यूवर हुए हैं, हम्म, अगर ये ज़्यादा नहीं चला तो मैं फिर गंद मचाऊँगा। वो थोड़ा मतलब हाँ हाँ। मायूस होके अंदर से हम्म, टूट गए थे, तो वो बोले मैं गंद मचाऊँगा। हम्म, तो मैंने कहा कि मैं पहली बात तो आप मचा नहीं सकते क्योंकि हम्म, आपके अंदर सभ्यता है। बिल्कुल जी। और दूसरा अब आपको जिस चेहरे से जिस जिस चीज़ से पहचान मिलती है, आप हम्म, गंद मचाओगे तो आपको लोग गंदा कहने लग जाएँगे, बात बिल्कुल तो जी। बराबर है। तो मैं कहा ऐसा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत करो और जो डेडिकेट किया हुआ चीज़ होती है ना, हम्म, उससे हमें कमाई की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमने डेडिकेट की थी वारिस कौन से हमने एक भी पैसा शूटिंग के दौरान भी नहीं लिया और बाद में भी कोई इच्छा नहीं रखी कि इससे हमें कोई रेवेन्यू आए। जी। तो काफ़ी फिर बाद में भाई ने मतलब काफ़ी बात की और लंबे समय तक बात की, काफ़ी सराहा कि भई आपने ठीक किया मतलब मेरे को वहाँ ये चीज़ बोली। तो जी बात करांगे चैनल की, आपने कौन से चैनल आप काम कर रखे हैं? मैंने जैसे मेरे प्रोजेक्ट हैं वो तो टी सीरीज़ में भी आए हुए हैं, वीनस कंपनी में भी आए हुए हम्म, हैं, अरविंदर मलिक जी के साथ भी काम किया है, अरविंदर मलिक जी के चैनल्स पे भी आए हुए हैं मेरे प्रोजेक्ट और जनता टीवी पे मेरा डायरेक्शन का काम है आया हुआ है। जैसे महाराज स्टाइल एक प्रोग्राम चला था, जी, तो उसमें मैंने डायरेक्शन किया था जी। और लेखनी और एक्टिंग का तो काफ़ी सारे चैनल हैं, जैसे सुपरलाइन है, हम्म। सोनोटोन है, ताऊ कैसेट हैं, तो इन पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आए हुए हैं। तो बात करांगे नू के हैं कि भाई हरियाणा के जितने कलाकार है, हरियाणवी कलाकार है, वे अपने इस लाइन तो लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आपने हुँ, कितना कमाया? मैंने प्यार कमाया है और नाम हम्म, कमाया है। पैसा तो ना के बराबर है हाँ जी। क्योंकि अ, वल्गैरिटी की तरफ जाते तो शायद पैसा भी आ हम्म, जाता, लेकिन आज के दिन जो भी आपके भाई जीतू लोचब को जानता है, हम्म, तो वो एक किस्म से एक इज़्ज़त की नज़र से देखता है। जी। मतलब किसी के सामने भी अगर ये नाम आता है तो वो ये नहीं कहता यार वो भी कुछ है। तो ये चीज़ मेरे लिए मतलब सभी को सारी कमाई यही है मेरी। या कमाई देखो भाई, जो नू का है भाई इतना पैसा कमा ले, इतना नू कर ले हैं, कमाई बता दी। कमाई के है। तो बात कराएंगे जो आपकी जो पुरानी टीम हुआ थी, वे उन टीमा के कोई भी आदमी फिलहाल पर्दे अब देखने नहीं मिलते। एक आधे के तो हम नाम के लेंगे, एक आधा तो है ही भी फिलहाल। लेकिन जो पुराने पुराने कलाकार थे ना, वो लेडीज भी थी दो तीन, और भाई कई भाई थे, वे कितना दिखने नहीं मिले। वे क्या कर रहे हैं अगर आपके नॉलेज में हो तो? वे क्या है कि कलाकारी रोटी नहीं दे सकती जी। और रोटी के लिए कुछ और करना पड़ता है। ये बात। अब वो एक तरफ है परिवार को पालना और दूसरी तरफ है अपनी कलाकारी को धार देना। जी। अब कहीं न कहीं बीच में ऐसा दौर आया कि उसमें रोटी कमाने के लिए कलाकारी को ताक पर रखना पड़ा क्योंकि पेट की भूख जुमलों से या फिर कह-कहो से या फिर शायरी गज़ल से शांत नहीं होती, वो तो अनाज खा के ही शांत होती है। जी। तो ज़िम्मेदारियों का बोझ पड़ता चला गया, पारिवारिक बोझ पड़ा, तो हम्म, सभी अपने-अपने फ़ील्ड में कमाने के क्षेत्र में निकल गए। बीच-बीच में जब भी मतलब मौका मिलता, तो 1-2 प्रोजेक्ट बना के, हम्म। वो जैसे कॉस्टली भी पड़ते हैं, जी, जी। सारी चीज़ें हमारे स्टूडियो हैं, वहाँ पे भी काम करते हैं, मान लो, जो भी है। तो कुछ बजट बनाया, एक्स्ट्रा निकाला, कलाकारी की कसक ऐसी होती है कि मरते दम तक नहीं मिटती। बिल्कुल जी। कुछ बजट बनाया, उसको लगाया, कुछ प्रोजेक्ट किए, फिर कमाने निकल पड़े। अच्छा। बस यही दौर चलता रहा अपना और पूरा सिस्टम चल रहा है अपना शुरू से लेकर करने। बिल्कुल। तो आप एक अच्छे डायरेक्टर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, और एडिटर भी हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हम कह कहा, और एक्टर भी हो। हुँ। आपके अंदर सारे गुण छिपरे हैं। तो एक अच्छे जो कलाकार है, कलाकार के अंदर अच्छे गुण क्या होने चाहिए सबसे पहली बात? मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे पहले तो सभ्यता होनी चाहिए। जी। अच्छा कलाकार वही कहलाता है, पब्लिश कलाकार तो कोई भी हो सकता हुँ, है। हुँ। लेकिन अच्छा कलाकार जब आपने शब्द लिया जोड़ा है, जी, तो अच्छा कलाकार मैं उसी को मानता हूँ कि जो पहली बात तो उसका नेचर ही अच्छा हो बिल्कुल। और उसके अंदर सभ्यता हो, तभी वो अच्छा कलाकार कहलाता है। ये बात। और आपने गाने लिख रखे हैं, आप बताओ भाई, मैंने स्टोरी भी लिख रखी है, गज़ल भी लिख रखी है, और एक जिंगल भी आपने बताया, हाँ। भजन भी लिखे। आपका जो ज़िंदगी का सबसे फ़ेवरेट लिखा हो अपनी कलम पे, कोई भी बोल एक बार बताओ? वो है जैसे कि
शहीदों के ऊपर मैंने लिखा था और जी। सुरेंद्र रोमियो भाई ने उसको गाया भी है। जी। तेरी आँखें में आँसू होंगे, मैं फोटो में मुस्काऊंगा, तू दिल पे पत्थर टेक लिए जब ओढ़ तिरंगा आऊंगा, क्या बात। जब ओढ़ तिरंगा आऊंगा। तो ये मेरा बिल्कुल दिल से निकला हुआ एक फौजियों के ऊपर। मैं जब भी कोई राइटर कोई भी हो जी। जो प्रॉपर राइटर है ना, तो वो जब भी लिखता है ना, तो वो उस जगह पे खुद को फिट करके और तब ये सोच के लिखता है कि अगर मैं इस जगह पे हूँ और मेरे परिवार के बीच में जब मेरे मतलब मैं इस हालत में आऊं, जी। मेरी मान लो तिरंगा ओढ़ के आऊं जी। या जी। कुछ आदत हो जाए, तो उस वक्त मेरे परिवार पे क्या बीतती है, वो चीज मैंने ध्यान में रख के बिल्कुल एक एक शब्द, जैसे मेरी माँ के ऊपर क्या बीतेगी, मेरे पिता के ऊपर क्या बीतेगी, तो वो सारी चीजें सोच के और जब लिखा, लिखते लिखते खुद भी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत बढ़िया भाई, कविता ही है, हमने सुनी भी है और यूट्यूब के ऊपर भी है, सर्च करके देख लियो। भाई साहब ने बोल बता दिए हैं। तो देखो जी, कोई भी है किसी भी लाइन में फील्ड में जावे हैं, ये मान लो हम भी एक गाना बजाना का शौक करा तो हमें किसी कलाकार ने फॉलो करा, हम अगर एक्टिंग का शौक कराएंगे हम तो किसी एक्टर ने फॉलो कराएंगे कि उसके जरिए बिल्कुल। हमने एक्टिंग करनी। तो आपके अंदर इतने गुण छिपे हैं, आपने किस कई से मतलब पकड़ करी कि भाई इस कलाकार की तरह मेरे को बनना है? मैंने किसी की कॉपी नहीं की आज तक। कुछ तो गुण लिए ही होंगे, कॉपी नहीं करी तो फिर भी। मैंने महापुरुषों को अध्ययन किया है और जी। वहीं से, जैसे भगत सिंह जी थे, जी। उनकी काफी चीजें पढ़ी हैं। स्वामी दयानंद जी होते थे, तो उनके मैंने सत्यार्थ प्रकाश के लगभग ये सारे अंश पढ़ रखे हैं। जी। तो मैंने उनको अध्ययन किया है और वहीं से प्रेरणा लेकर आगे चला हूँ लेखनी के क्षेत्र में। जी। जहां तक एक्टिंग का सवाल है, तो एक्टिंग मैंने ये लगा लो शिव कुमार जी के साथ जुड़े। शिव कुमार रंगीला जी हाँ काफी जी, हाँ जी। अच्छे मित्र हैं और बढ़िया आर्टिस्ट हैं। भाई एक रंगीले के नाम तो बताऊंगा, अपने पुराने टाइम में आ करता नाटक, वो सबसे ज्यादा फेमस था मेरे ख्याल रंगीला बट्टेऊ। रंगीला बटेऊ, बिल्कुल। हाँ, रंगीला बट्टेऊ के नाम धार था, और शिव कुमार रंगीला उनका असली नाम है। सांपला से हैं और आज कल वे राजनीतिक में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, हाँ जी। तो उनके लिए भी मैंने उन्होंने भी बाद में मेरे से काफी लिखवाया है। मेरे डायरेक्शन में उन्होंने मेरे डायरेक्शन के अंडर भी काम किया उन्होंने। जी। अभी पिछले दिनों एक सॉन्ग आया था पल्ला, तो जिसमें सोनिका सिंह ने भी काम किया है और छोटा सा काम मेरा भी है और उसमें डायरेक्शन मेरा ही है। जी। तो मुझे उस वक्त इतना अजीब फील हुआ कि मैं शिव कुमार जी के साथ मतलब सीखा, उनसे उनके साथ जुड़ के काम करना हाँ, शुरू हाँ। किया और आज मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ और शिव कुमार जी काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया, पूरा जो सीन था, शूट था, उसके अंदर कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि भाई मैं आपसे पहले लाइन में हूँ या मैं सीनियर हूँ या मतलब मैं आपकी डायरेक्शन के अंडर काम कर रहा हूँ। वो बोले जीतू भाई, आप जो भी भाई साहब आप जो भी बताओगे, आप एक बार सीन समझाओ, मैं वही काम करता हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे पता नहीं, मतलब मैं यार मैंने इन्हीं के साथ रह के सीखा और इन्हीं को आज मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ। और एक अजीब बात, बल्हारा जी ने भी मेरे डायरेक्शन के अंडर में काम किया हुआ है। क्या बात। बल्हारा जी का आपने जिक्र कर दिया, देखो पूछना तो नहीं चाहेंगे लेकिन आप ज्यादा उनके क्लोज रहे हो। बल्हारा जी का नेचर कैसा था? बल्हारा जी का जो जिसे नेचर, नाटक में दिखा थे, रियल लाइफ में भी से थे या उसके बैक कैमरे के ऑफ में किसी लग करते होंगे नेचर के साथ, गाली दिया थे, एक प्यार प्रेम के तरीके किस हिसाब से बात करते हैं? वो इतने गजब के इंसान थे। हम्म। वो सबसे पहली बात तो वो इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद उनमें कोई एटीट्यूड नहीं था। जी। वो जो बात होती वो सामने बोल देते। हंसी मजाक का दौर चलता। जब भी उस उनके साथ यूनिट में काम करते, हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि हम कहीं घर से बाहर आए हुए हैं, काम कर जी। रहे हैं। सभी को हंसाते रहते थे, हंसी मजाक करते रहते थे और काफी मतलब मजाकिया भी नेचर था और मिलनसार आदमी थे। जी। मिलके काम करना पसंद करते थे, पूरी यूनिट को खुश रखते थे, जोड़ के चलते थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, उस टाइम और आ करते एक लंबे लंबे ही थे, नीचे नीचे हाइट के थे, उनने शायद उस नाटक में काम भी कर रखा है, ये बावरिया का नाटक बना रखा है उनने। हाँ हाँ। क्या नाम था उनके? राकेश जोनवाल। लंबी लंबी सी हाइट के थे, गिटे गिटे से थे, कई चेहरे थे उस टाइम के भी। हाँ, कई चेहरे थे हम्म। बावरियों के। उसमें एक ये थे, सतपाल रोटिया जी थे। हाँ, सतपाल रोडे 500 बन रहे थे ना उसमें, एक अलग हाँ अलग चीज हाँ। थे। तो अ,
और एक राकेश जोनवाल जी थे जो इसी यूनिट से थे, हमारे साथ काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा। और थे 2-3 आर्टिस्ट। हालांकि हम्म, मैंने 5 बावरियों के केवल एक ही पार्ट में काम किया है, लेकिन वो सभी उस दौर में साथ थे। एक राजीव राठी जी थे डायरेक्टर, जी और वो भी काफी अच्छे मतलब नेचर के थे, भगवान को प्यारे हो गए। तो और देव कुमार देवा ने भी उसी वक्त काम शुरू किया था। आज ठीक। भाई अच्छे मुकाम पे हैं, तो शुभकामनाएं हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत बढ़िया। कि और आगे जाएं। आगे अभी फिलहाल उनको लोग हरियाणा का धर्मेंद्र कहते हैं। जी तो काफी भाई अच्छे थे, क्लोज हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं। काफी थे उस टाइम के सिंगर भी थे, राजेश मदीना जी थे। हम्म। आज शायद राजेश मदीना को मेरे ख्याल में आप तो नहीं जानते होंगे। ना जी नहीं देखा हमने तो। राजेश मदीना उस दौर के सबसे बेस्ट सिंगर थे, और वक्त की मार ने हम्म। उन्हें कहीं गुम कर दिया, और ठीक। आज के लोग उनको जानते भी। ये बात भाई, बहुत से गुमनाम चेहरे हैं अपने जो पहले के हरियाणवी फिल्म नाटक में काम कराते थे। लास्ट एक दो बात और पूछांगे कि आपका जो घर परिवार है उसका खर्चा ही कलाकारी लाइन ते चल रही भी, या अपने कुछ और अपने काम धंधा छेड़ रखे हैं? नहीं, कलाकारी से मैंने आपको पहले ही बता दिया, केवल हाँ प्यार प्रेम इज्जत कमाई है, जी। और पैसे के नाम पे अभी तक कलाकारी से कुछ नहीं कमाया। जी हालांकि थोड़ा बहुत करते हैं, वो इधर उधर घूमने में इन्वेस्ट ही हो जाता है। जी जैसे कहीं जाते हैं काम करने, तो लगभग ये मान लो किराया भाड़ा जो भी है वो वहीं पे खर्च हो जाता है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि भी कलाकारी से मैंने ये चीज हासिल कर ली हो, कोई बड़ी अमाउंट हासिल नहीं किया है। खर्चा जो है वो भगवान की दया से अच्छी जमीन है, 9 किले जमीन है बाप जी जी दादा की, तो जमींदार है काफी अच्छा, वहां से अपना चल रहा है। दूसरा काम कर रहे हैं, मैंने दुकान है, छोटे भाई की दुकान करवा रखी है। जी। मेरे से जो दूसरे नंबर का छोटा भाई है वो हाँ। सीआरपीएफ में है। तो और मैं खुद भी कुछ इधर उधर एलआईसी वगैरह में भी काम करता हूँ, अच्छा वहीं अच्छा। से अपना काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, एक चीज और है, जैसे कि कोई आपका फैन है, आपने देख रहा है, न्यू सोचा कि भाई पूरा मिलना जुलना हो जाए, बात हो जाए, तो एड्रेस एक बार मोबाइल नंबर अगर बता सको तो बिल्कुल मेहरबानी होगी। बिल्कुल, हमारी कोई चीज छुपी नहीं होती है, और हम तो चाहते हैं कि भाई लोग जो आने वाले अगले कलाकार हैं वो भी अगर कुछ हमसे मिलजुल के सीखें, या फिर जी हमसे प्रेरणा लेके आगे बढ़े, तो हमें दिल से खुशी होगी। जी मेरा गांव मालकोस है, जो खरक के नजदीक है, और खरक मशहूर है राजेंद्र खरकिया के नाम से। जी बिल्कुल। तो राजेंद्र खरकिया उस दौर के, हमसे जो पहला दौर था उस हाँ दौर हाँ। के काफी अच्छे स्टेज कलाकार रहे हैं। जी आज उनके लड़के हैं दिलेर खरकिया, जो फिलहाल अच्छे फेमस चल रहे हैं जी वो भी। तो खरक से नियर अबाउट मालकोस है, और मालकोस में अ, अपनी रिहाइश है। जी। और फोन नंबर है तो वो तो शुरू से ही मतलब एक ही चल रहा है, मैं बार बार बदलता नहीं। एक बार फिर भी बता भी दो, कोई और हाँ, कोई इच्छुक दिक्कत आपसे नहीं है। बात करने का। फेसबुक पे भी है, सारी जगह है। जी। 98 134 जी। 58 443। नंबर सुन लियो, दोबारा फिर बताऊंगे। 98 134 58 443। जी, ये भाई साहब का मोबाइल नंबर है। और लास्ट में एक बात, अपने तरीके का, अपने जो आपके मन के भाव हैं, अच्छा, कोई भी एक विचार चीज है। मैं और बताना चाहूंगा जी आपको। बताओ। प्रयोग जो करना जानता है ना, जैसे हाँ। शब्दों के साथ प्रयोग करना है, जी या फिर कहीं एक्टिंग के साथ प्रयोग करना है, या जी जी फिर और किसी चीज के साथ प्रयोग करना है, तो ये प्रयोग करने वाली जो मेरी थ्योरी है ना, ये हम्म, मेरे स्वास्थ्य पे भी काम किया है मैंने, जी इसी प्रयोग के जरिए। आपको एक चीज और बताऊं, हम्म काफी सारे अ, लाभ ले चुके हैं इस चीज का। हम्म मुझे एक बार पित्त की थैली में पथरी होगी, हम्म। और डॉक्टर ने बोला कि भाई पित्त की थैली को निकालना पड़ेगा, पथरी निकलनी वहां से असंभव है। बिल्कुल, ऑपरेशन भी बोल दें तो काफी। बिल्कुल। जी। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को दो ही तो शौक हैं, एक तो एक्टिंग का, मतलब लिखने का जो भी हाँ है, हाँ। कलाकारी का, और दूसरा भाई खाने पीने का। जी। ये खाने का लगा लो, पीने का तो क्या है। हम्म। तो खान पान का अच्छा शौक है। तो पथरी निकलने के बाद फिर खान पान का शौक तो मर ही जाता है किस्म से। बिल्कुल जी। तो मैंने सोच लिया कि भाई पथरी इसकी थैली तो मैं निकलवाऊंगा नहीं।
अब मैंने प्रयोग करने शुरू कर दिए हम्म और आज के दिन आपको जान के अचंभा होगा हम्म कि मेरी पथरी निकालने के बाद पूरी पित्त की थैली भरी हुई थी। हम्म। मेरी पथरी निकालने के बाद कम से कम 100-150 लोगों की और पथरी निकाल चुका हूँ क्या पित्त की बात है। थैली की। तो आपको दवाई दो ऑपरेशन करो, कौन सा तरीका है? मैं एक पैथी में किसी में भी इसका संपूर्ण इलाज नहीं है। जी। होम्योपैथी में लगाओगे हम्म पूरी तरह नहीं है इलाज, हम्म और एलोपैथी में लगाओगे उसमें भी नहीं है, आयुर्वेद में भी पूरी कंप्लीट इलाज नहीं है पित्त की थैली की पथरी का। जी। तो मैंने क्या किया, जैसे कुछ अपने जो रसायन चीजें होती हैं उनको साथ कंबाइन किया, हम्म उसके बाद खान पान को जोड़ा। हम्म जैसे सेब है, हम्म सेब पथरी को काटता है काफी हद तक, एक कुल्थी की दाल होती है वो भी जी। काफी हद तक काटती है, नींबू है वो भी काफी असरदार है। तो इनको सभी को कंबाइन करके साथ में होम्योपैथिक की कुछ दवा जोड़ी। हम्म मैं हालांकि काफी सारा जानकारी रखता हूँ हम्म इसके दवाओं के बारे में भी, जी। होम्योपैथिक की दवाओं के बारे में भी आपने काफी शायद एक पेज भी बना रखा है, देखा हाँ, था। दवाओं का पेज है। हम्म तो एलोपैथी की, होम्योपैथी की सभी चीज़ों की मैं काफ़ी जानकारी है मेरे को। जी। तो वहाँ से थोड़ी-थोड़ी जो भी चीज़ें हैं ना हम्म इसमें असरदार हैं, वो सभी को कंबाइन करके मैंने एक पैकेज बना रखा है और उससे लगभग 100 डेढ़ 100 लोगों की निकल चुकी है और लगभग ये मान लो 400-500 लोग अभी मेरी दवाई ले रहे हैं। देखो भाई, लास्ट में ही बताई असली बात तो कि काम धंधा करे चल रहे हैं, डॉक्टर साहब भी हैं। असली बात तो ही बताइए, किसी भाई ने भी अगर दवाई चाहिए हो तो मोबाइल नंबर ही बता दिया है। मैं डॉक्टर तो एक्चुअली मेरे पापा हैं, हाँ जी। तो वो डॉक्टरी का काम करते हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और वैसे पहले मतलब एलोपैथी के रहे हैं, हम्म। डिप्लोमा है, सारी चीज़ें हैं। जी। और मेरे को भी शुरू से कहीं न कहीं मतलब हर चीज़ को खोज करने की इच्छा रहती थी हम्म। और वो खोज खुद के शरीर पे भी की, तो एक ऐसा फ़ॉर्मूला निकल के आया कि जो डॉक्टर भी सुनते हैं, वो भी ये कहते हैं, "अरे! ये तो मतलब साइंस की दुनिया में एक अचंभा हो गया कि पित्त की असंभव है। थैली से पथरी आपने बिना मतलब कुछ किए, पित्त की थैली का ऑपरेशन हुए, कुछ भी किए, खान-पान से ही पथरी निकाल दी।" तो हम भी कोशिश करांगे कि भाई वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर हम खुद भी करांगे, और जितने दर्शक साथी हैं और कि मैं नहीं भाई कलाकारी ने छोड़ो, पर इस चीज के लिए जरूर शेयर करियो कि किसी भाई का भला हो जाए, क्योंकि डॉक्टर बोल रहा ऑपरेशन करेंगे और भाई साहब ने बता दिया कि भाई पित्त की थैली न काटने कहते हैं, यह किसी बीमारी का आदमी ने कभी जान तमान न करते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हम्म। पित्त की थैली इतना ज़रूरी अंग होता है शरीर का जी। कि इसको कभी नहीं निकलवाना चाहिए, कभी बिल्कुल। भी। जी। मैंने एक किस्म से शरीर के ऊपर पूरी एक रिसर्च की है। हम्म। हमारा लीवर होता है, लीवर के बिल्कुल जस्ट नीचे पित्त की थैली होती है जी। और जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे आमाशय में जाता है हम्म और पित्त की थैली में से पित्त निकल के हम्म और वो उस आमाशय में गिरता है, तो वहाँ से खाना पचने की प्रक्रिया शुरू होती है। जी। अब जब यहाँ पे हमारा पित्त की थैली कहाँ से बनती है? जब हमारा लीवर कमज़ोर हो जाता है ना, जी। तो पित्त की थैली बन जाती है। मतलब इसमें पथरी बननी शुरू हम्म हो जाती है। अगर लीवर स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो हम्म पित्त की थैली बनेगी ही नहीं। सबसे पहली कमी आती है लीवर में। जी। तो लीवर थोड़ा कमज़ोर हो गया, उसके बाद इसमें पित्त जमा होगी। हम्म पित्त जमा होने के बाद वो वहाँ पे जो पित्त डालनी होती है, वो नहीं डलेगी। हम्म अब यहाँ से जब पित्त नहीं डलेगी, तो क्या होगा? खाने की प्रक्रिया हमारी जो लगभग आधा या पौना घंटे में शुरू होनी होती है ना, हम्म। वो हमारी 2-3 घंटे ले लेगी। ये बात। पचाने की प्रक्रिया जी। और 2-3 घंटे अगर वो लेगी, कोई भी तरल या ठोस जो भी हमने खाया है, वो हम्म। जहाँ पड़ा है, वो अगर 2-3 घंटे तक वहीं पड़ा रहा, तो वो क्या करेगा? वो गैस बनाएगा। हम्म और मैं आपको एक अच्छी जानकारी दूँ, यहाँ से ऊपर की जितनी भी बीमारियाँ होती है ना, हम्म जैसे गले में एसिडिटी है या हम्म जो भी है, और आँखों की कमज़ोरी है, नज़ला है, हम्म सिर के बाल सफ़ेद होना है या कानों में कुछ प्रॉब्लम होनी है, मतलब यहाँ से ऊपर की जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, सभी डाइजेशन सिस्टम से होती हैं, गैस बनने की वज़ह से होती जी। हैं। और यहाँ से नीचे की जितनी बीमारियाँ होती हैं ना शरीर की, हम्म वो हमारी जब यहाँ से ऊपर की लीवर कमज़ोर की वजह से, गैस बनने की वजह से होती है, यहाँ की से नीचे की जो होती है ना, वो हम्म आंतों की कमज़ोरी से और अपचन से होती है। जी। मुख्य कारण दोनों में अपचन है। ये तो बात। पित्त की थैली इतना इम्पोर्टेंट अंग है, अगर आप कभी किसी बीमारी से ग्रसित हुए, किसी हम्म अदर बीमारी से, जी।
और आपने पित्त की थैली निकलवा रखी है, आप सोचोगे कि हमारा स्वास्थ्य वापस रिकवर हो जाए। भाई हम सोचते हैं भाई 2 महीने हम चारपाई पे रह गए, हाँ, बीमार हाँ। रह गए, तो दोबारा हमारा 15 दिन में 20 दिन में अच्छे खान-पान से रिकवर हो जाता है। जी, लेकिन अगर पित्त की थैली निकलवा रखी है तो हम ऐसी चीज़ें ताकत की चीज़ें खा ही नहीं सकते, वो हमें पचेंगी नहीं, बिल्कुल। पचेंगी नहीं, हमारा स्वास्थ्य रिकवर नहीं होगा। जी। तो इसका मतलब हमारा जो हेल्थ है, हुँ, हुँ। वो रिकवर करने के लिए सबसे ज़रूरी अंग है लीवर, पित्त की थैली। पित्त की थैली। अगर हम इसको निकलवा देंगे तो ये समझ लो हमने बुढ़ापे को जल्दी दावत दे दी और हुँ, हमारी लाइफ आधी कर ली। बिल्कुल। तो इसको निकलवाना किसी भी शर्त पे निकलवाना नहीं है। जो भी भाई चाहे भरी हो, चाहे किसी बड़ी साइज़ की हो, कुछ भी हो, एक बार ज़रूर दवा लें। दवा का कोई ख़ास पैसा नहीं है, केवल आपके खान-पान में जो शामिल होंगे ना, हुँ, हुँ। वही चीज़ें हम आपको बताएँगे। थोड़ा बहुत जो कॉस्ट आती हुँ, है हुँ। मामूली-सी, वही कॉस्ट आपसे ली जाएगी, कोई ज़्यादा बड़ा खर्चे वाली बात नहीं है। ऑपरेशन के लगभग 30-35 हज़ार रुपए लगते हैं। बिल्कुल जी। यहाँ पे आपको लगभग ये मान लो 1500-2000 रुपए महीना की दवा लगती है और 3 महीने आपको खानी पड़ती है। तो पथरी कितने दिन में निकल जाए? लगभग 3 महीने के कोर्स में पथरी बिल्कुल आउट हो तो जाएगी। 15 4500 ₹5000 की दवाई है 3 महीने के अंदर बिल्कुल, और आपके अंग भी बच जाएँगे, दवाई पूरी सूट भी करेगी, ना करेगी तो भाई साहब तो फिर मिल लियो। बिल्कुल हुँ। गारंटीड है। जब 100 आदमी, 150 आदमी की निकल चुकी है, मैं बाय प्रूफ दे सकता हूँ जी। आपको। मेरे भी शुरुआत में जब 2 अल्ट्रासाउंड करवाए, हुँ, तो हुँ। दोनों में पथरी थी और उसके बाद के दोनों अल्ट्रासाउंड करवाए, 2 और हुँ, करवाए हुँ। 1-1 हफ्ते के गैप में, दोनों में खाली है बिल्कुल पित्त की चलो थैली। बहुत मैं बढ़िया। वो आपको दिखा भी सकता हूँ भाई, कागज़ मतलब मेरे पास हैं और भी दोस्तों के मेरे पास फुल प्रूफ हैं हुँ, हुँ। कि आपका। और जैसे अभी मैं आपको एक वो बता देता हूँ, हुँ, हुँ। थोड़ा-सा इसके बारे में विस्तार से। एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि बोला, "भाई साहब, आप पित्त की थैली मतलब पथरी कैसे निकालते हो?" हुँ, हुँ। तो पहले तो मैंने मज़ाक के मूड में कह दिया कि जी। झाड़ा लगाता हूँ। हुँ। बोले, "यार मैं पूछना चाहता हूँ।" हुँ, मैं हुँ। कहा, "आपको पथरी है?" हुँ। बोला, "हाँ, है।" वो हुँ, थोड़ा सोच के बोला। मैं बोला, हुँ, "आपको पथरी नहीं है, हुँ, आप केवल पूछना चाहते हैं।" हुँ, बोला, "एक्चुअली में मैं डॉक्टर हूँ और एक सर्जन हूँ।" हिसार से थे वो हुँ, कोई। हुँ, लेकिन मेरे घर में 3 सदस्यों को पथरी है हुँ, हुँ। और मुझे पता है कि पित्त की थैली की इम्पोर्टेंसी क्या होती है। जी, मैं किसी भी शर्त पे निकलवाना नहीं चाहता। मैं केवल अपने पेटा भरने के लिए पूछ रहा हूँ कि हुँ, आप हुँ। कैसे निकालते हो? जी। तो मैंने उसको 2-3 सरल भाषा में समझाया। हुँ, हुँ, वो बोले कि सबसे पहली बात तो ये है कि पित्त की थैली का मुँह इतना छोटा होता है और वो भी ऊपर की साइड हुँ, होता है हुँ, कि उसमें से पथरी निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हुँ, तो मैंने उससे 2-3 सवाल पूछे थे कि भई आप ये बताओ कि उसके अंदर ठोस चीज़ निकल नहीं सकती, हुँ, हुँ, मैं मानता हूँ। लेकिन ठोस चीज़ कोई उस थैली के अंदर जा सकती है? हुँ, बोले नहीं जा सकती। तो मैं कहा वो आई कहाँ से पथरी? हुँ, बोला वो तो अंदर ही बनी है। हुँ, अंदर बनी है, किस चीज़ से बनी है? हुँ, पित्त और हुँ, कोलेस्ट्रॉल, हुँ, हुँ। इनको जुड़ के बनी है। जी, लेकिन जुड़ के बनी है, उससे पहले वो पित्त और कोलेस्ट्रॉल किस दशा में थे? वो जी, लिक्विड थे। जी। उसके बाद उन्होंने ठोस रूप लिया। अब उनको वापस लिक्विड कर देंगे तो निकल आएगी। बिल्कुल। बोले हाँ यार, ये हुँ, तो निकल आएगी। हाँ। तुम कहा हमें उसको लिक्विड करना है। बोला लिक्विड कैसे करेंगे? वहां तक कोई दवा तो पहुंचेगी नहीं। हुँ, हुँ। वहां तो लीवर से ही रस जाता है खाली। जी, जी। हम लीवर में ही ऐसी चीज देंगे जो कि वहां तक हमारी उस चीज का असर जाए क्या बात और वो निकल जाए। जैसे आपकी थ्योरी के अनुसार बता दूं, हुँ, हुँ, हमारे यहाँ बूढ़ी माता जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे फौजी भाई या कहीं जाते हैं हुँ, हुँ। तो एक बोतल आती है प्लास्टिक की, उसमें कई बार घी डाल देते हैं। प्लास्टिक की बोतल में। हाँ, प्लास्टिक की या शीशे की हुँ, बोतल हुँ। में घी डाल देते हैं जिसका मुँह इतना छोटा होता है। जी। और उसको फिर बाद में जैसे वो कहता है कि इससे तो कपड़े खराब हो जाएँगे, हुँ, इसमें रिसेगा, तो उसको फ्रीज़र में डाल देती हैं। अब हुँ, वो घी ठोस हो जाता है, बिल्कुल। तो उसके बाद वो बोलती हैं, "भई बेटा कैसे ही ले जा इसको, हुँ, हुँ, आराम से लेके चला जा।" हुँ, ठीक है? अब डॉक्टरी थ्योरी क्या कहेगी कि हुँ, उसका मुँह इतना बारीक है हुँ, और उसके अंदर ठोस चीज़ भरी हुई है। अब हुँ। उसको या तो बोतल को काटो या कुछ फोड़ो, कुछ भी ऐसा करो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन गर्म पानी में डालते ही
उस बोतल का घी लिक्विड हो जाता है, वापिस उसको खाली कर देते हैं, दोबारा इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं। तो वही चीज पित्त की थैली के ऊपर प्रयोग की जाती है कि वहां जो लिक्विड जमा हुआ है, जो पहले लिक्विड था अब ठोस बना है, उसको वापिस लिक्विड करके और वो वापिस से निकल आएगा जी। असली बात ये तो डॉक्टर ने बिल्कुल मतलब मेरे से इन चीजों के ऊपर मतलब सहमत हुए। उन्होंने दवा मंगवाई, उनके तीनों मरीजों की पथरी ठीक हुई। आज मेरे पास उस डॉक्टर के भेजे हुए कम से कम 150-200 मरीज आ चुके हैं कि भाई आप उसके पास जाओ। देखो भाई, असली पते की बात बता दी, इतनी बढ़िया सरल भाषा में समझाई है। तो वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी होगी जाएगी। भाई साहब, अपनी तरफ से कलाकार ने, समाज ने क्या संदेश देना चाहोगे? मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि देखो, कलाकार समाज का आईना होता है और एक मार्गदर्शक होता है। जी। भगत सिंह से लोग क्यों प्रेरित थे? भगत सिंह हमारे दिल में, आज युवाओं के दिल में है। भगत सिंह से लोग क्यों प्रेरित थे? जी। ये उड़दंगबाजी तो कोई भी कर सकता है, और भी उनके साथी थे, 3 साथी थे, लेकिन सबसे ज्यादा भगत सिंह का नाम क्यों आता है? क्योंकि भगत सिंह ने जो चीज लिखी हुई है या जो उनकी सोच थी, उस सोच गजब की थी उनकी। जी। तो सोच को, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करो, अच्छी सोच लेके आओ। आपको लोग फॉलो कर रहे हैं जी। तो आप अगर उनके अंदर गलत संदेश लेके जाएंगे तो वहां पर आप पब्लिसिटी बेशक से पा जाओगे, लेकिन पब्लिक के अंदर अगर गलत नकारात्मक सोच आपके द्वारा गई तो मैं आपकी कलाकारी को जीरो मानता हूँ। ये बात एक हमेशा अपने अच्छी सोच लेगा और भाई अपने अच्छे विचार पेश करो पब्लिक के सामने। बिल्कुल। हाँ। तो ये थे भाई साहब, तो बात करके हमने बहुत बढ़िया लग गया, अच्छे विचार लग गए। और चाहूंगा कि भाई सारे भाई हम इतने अच्छे विचार आ जाए और आप लोगों को लाड प्यार देना। फिर कभी मुलाकात करांगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जय हरियाणा, जय भारत।